गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर्स अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज, इसमें यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे ई एजुकेशन कॉन्सेप्ट अर्थात ई शिक्षा की अवधारणा। ई शिक्षा की ऐसी सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक संपद शिक्षा और अध्यापन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वाभाविक तौर पर क्रियान्वित होती हैं और जिनका उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के संबंध में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करता है। ई शिक्षा के अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रणालियां, चाहे इसमें नेटवर्क की व्यवस्था हो या ना हो, शिक्षण प्रक्रिया को कार्यान्वित करने वाले विशेष माध्यम के रूप में अपनी सेवा प्रदान करती हैं। कॉन्सेप्ट अर्थात संप्रत्य। ई शिक्षा अनिवार्य रूप से कौशल एवं ज्ञान का कंप्यूटर व नेटवर्क समर्थित अंतरण है जो इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों और सीखने की प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करती है। ई शिक्षा के अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं में वेब आधारित शिक्षा, वेब बेस्ड एजुकेशन, कंप्यूटर आधारित शिक्षा, आभासी कक्षाएं और डिजिटल पाठ्य सामग्री शामिल हैं जिसका वितरण इंटरनेट, ऑडियो या वीडियो टेप, उपग्रह, टीवी और सीडी रोम के माध्यम से किया जाता है। इसे स्वयं या अनुदेशक के नेतृत्व में किया जा सकता है और इसका माध्यम पाठ, छवि, एनिमेशन, स्ट्रीमिंग, वीडियो और ऑडियो है। ई शिक्षा के अग्रदूत बर्नार्ड लस्किन का तर्क है कि यदि ई शिक्षा को प्रभावी बनाना है तो ई अक्षर का व्यापक अर्थ लेना चाहिए और इसे परंपरागत राष्ट्रीय व्याख्या इलेक्ट्रॉनिक के अलावा रोमांचक, ऊर्जावान, उत्साह, भावुक, विस्तृत, उत्कर्ष और शैक्षिक विषय सामग्री के रूप में समझना चाहिए। ई शिक्षा का समानार्थी शब्दों के रूप में कंप्यूटर आधारित शिक्षा CBT, इंटरनेट आधारित शिक्षा IBT या वेब आधारित शिक्षा WVT जैसे संक्षिप्त शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज भी ई शिक्षा को विभिन्न रूपों में जैसे कि ई लर्निंग, वेब WBL, वेब बेस्ड लर्निंग और CBL, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग में प्रयुक्त किया जा रहा है। ई लर्निंग शब्द CSCL प्रणालियों का एक नवनिर्मित प्रयोग है जिसकी उत्पत्ति वेब 2.0 के दौरान हुई थी। परंपरागत शिक्षा प्रणाली अनुदेशक पैकेजों पर आधारित थी जिन्हें इंटरनेट प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले छात्रों को वितरित किया जाता था। छात्र केवल पठनीय सामग्रियों से शिक्षा ग्रहण करते थे और सौंपे गए काम की तैयारी करते थे। इनका मूल्यांकन शिक्षक करते थे। नई ई शिक्षा प्रणालियों में सामाजिक शिक्षा और सामाजिक सॉफ्टवेयर जैसे ब्लॉग, विकी, पॉडकास्ट और आभासी विश्व जैसे सेकंड लाइफ के प्रयोग पर और अधिक बल दिया जाता है। इसे लॉन्ग टेल लर्निंग भी कहते हैं। इसका प्रकार वास्तव में ई शिक्षा दूरस्थ शिक्षा का ही एक रूप है। ई शिक्षा सेवाओं का विकास उस समय हुआ जब पहली बार शिक्षा में कंप्यूटरों का प्रयोग हुआ। ई शिक्षा में कंप्यूटर आधारित गतिविधियों को व्यावहारिक या कक्षा आधारित गतिविधियों के साथ एकीकृत किया जाता है। फिर लैपटॉप के कक्षा में प्रवेश को लेकर भ्रांतियां उत्पन्न हुईं। बाद में यह माना गया कि यह शिक्षा कक्षा में समय की बचत करती है तथा साथ ही उच्च तकनीकी ज्ञान दूर बैठे ही प्रदान करती है। कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार दूरस्थ शिक्षा के रूप में ही ऑनलाइन शिक्षा में छात्र जहां चाहें, जब चाहें, जो चाहें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग की बढ़ती तीव्रता को दर्शाने के लिए जब वेब बाधित, वेब पूरक और वेब आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है।
उच्च शिक्षा में ई शिक्षा की बढ़ती प्रवृत्ति से एक ऐसा आभासी शिक्षा का वातावरण तैयार किया जाता है जिसे एक प्रतिबंधित शिक्षा वातावरण का निर्माण करने हेतु एक प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ संयुक्त कर दिया जाता है तथा इसमें पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं को पूरी संस्था में एक सुसंगत उपयोगकर्ता इंटरफेस मानक के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। इसके द्वारा कुछ विश्वविद्यालयों में कुछ अकादमिक उपाधियां और प्रमाण पत्र कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। कुछ कार्यक्रमों द्वारा छात्रों को कुछ परिसर कक्षाओं या दिशा निर्देशों में भाग लेने की जरूरत पड़ती है, किंतु अधिकांश कार्यक्रम ऑनलाइन होते हैं। इसके अलावा कुछ विश्वविद्यालयों ऑनलाइन छात्र सहायता सेवाएं देते हैं, जैसे ऑनलाइन परामर्श एवं पंजीकरण, ई परामर्श, ऑनलाइन पाठ्यपुस्तक क्रय, छात्र प्रशासन एवं छात्र समाचार पत्र। ई शिक्षा के अंतर्गत कुछ ऐसी शैक्षिक वेबसाइटों को भी संदर्भित किया जा सकता है जो बच्चों के लिए शिक्षा परिदृश्य, कार्यपत्र एवं संवादात्मक अभ्यास की सुविधा प्रदान करते हैं। ई शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक समय में स्क्रीनिंग कास्टिंग प्रचलित है। इस उपकरण द्वारा प्रस्तुतकर्ता को केवल उन्हें व्याख्या करने के स्थान पर अपने विचारों के प्रभाव को प्रकट करने की क्षमता प्रदान की जाती है। वीडियो एवं ऑडियो के संयोजन से विशेषज्ञ कक्षा के एक के बाद एक अनुभव की नकल कर सकते हैं और स्पष्ट परिपूर्ण निर्देश प्रदान कर सकते हैं। ये शिक्षा शिक्षार्थियों को कुछ देर के लिए रोकने और फिर से शुरू करने की क्षमता प्रदान करती है तथा उन्हें स्वयं की गति के से स्थानांतरित होने का लाभ भी देती है, जो एक कक्षा हमेशा नहीं दे सकती। अगला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज इन ई एजुकेशन। ई शिक्षा में प्रयुक्त संचार प्रौद्योगिकियां। संचार प्रौद्योगिकियों को आमतौर पर अतुल्यकालिक या तुल्यकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अतुल्यकालिक गतिविधियां ब्लॉग, विकी और विचार विमर्श बोर्ड जैसे प्रौद्योगिकियां का उपयोग करती हैं, जिसमें प्रतिभागी एक ही समय में अन्य प्रतिभागियों की निर्भरता के बिना विचारों या सूचना का आदान प्रदान करने में संलग्न हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भी अतुल्यकालिक ही होता है, जिसमें एक ही समय में दोनों प्रतिभागियों की भागीदारी के बिना ही मेल भेजी या प्राप्त किया जा सकता है। तुल्यकालिक गतिविधियों में एक ही समयावधि के दौरान एक या एक से अधिक प्रतिभागियों के साथ विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल होता है। आमने सामने की जाने वाली चर्चा तुल्यकालिक संचार का एक उदाहरण है। तुल्यकालिक गतिविधियां तुरंत शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों के साथ, जैसे एक ऑनलाइन चैट सत्र का एक आभासी कक्षा या बैठक के साथ होती है। आभासी कक्षाओं एवं बैठकों में अक्सर संचार प्रौद्योगिकियों के एक मिश्रण का उपयोग किया जा सकता है। कई मॉड्यूल्स में लेखन समुदाय एवं संचार चैनल से ई शिक्षा एवं एम शिक्षा समुदायों के साथ संबंधित होते हैं। दोनों समुदाय बुनियादी शिक्षा मॉडल एवं गतिविधियों का एक सामान्य अवलोकन प्रदान करते हैं, जो संपूर्ण आभासी कक्षा यहाँ तक कि प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित संपूर्ण मानक कक्षाओं में भी शिक्षा सत्रों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए जरूरी होते हैं। इन वातावरणों में शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक कई गतिविधियों के लिए आभासी कक्षाओं और ब्लॉग बैठकों के रूप में निरंतर चैट सत्रों की आवश्यकता पड़ती है। हाल ही में संदर्भ अवगत सर्वव्यापी प्रौद्योगिकी के तहत सेंसर एवं
RFID रीडर युक्त एक मोबाइल उपकरण एवं टैगों के इस्तेमाल से लिखित एवं मौखिक संचार का एक नया तरीका उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला पॉइंट आता है ई-एजुकेशन इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में ई शिक्षा। सन 2006 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन शिक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 3.5 मिलियन थी। स्लोक फाउंडेशन की रिपोर्टों के अनुसार समग्र नामांकन में औसतन प्रतिवर्ष लगभग 2% की तुलना में अमेरिकी माध्यमिक स्तर प्रणाली में 2004 से 2009 तक 5 वर्षों में पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा के लिए नामांकन के औसत में प्रतिवर्ष लगभग 12 से 14% की वृद्धि हुई है। एलन और सीमैन का दावा है, जो ये शिक्षा शास्त्री हैं, कि 2008 में माध्यमिकोत्तर शिक्षा के लिए भर्ती होने वाले कुल छात्रों में से लगभग 1/4 छात्र संपूर्ण रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का चयन कर रहे थे और एम्बिएक्ट इनसाइट रिसर्च की एक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि सन 2009 में संयुक्त राज्य अमेरिका में माध्यमिकोत्तर छात्रों में से 44% छात्र अपने पूरे पाठ्यक्रम का ऑनलाइन ग्रहण कर रहे थे और अनुमान था कि ये आंकड़ा 2014 तक बढ़कर 84% हो जाएगा। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ई शिक्षा कम से कम संयुक्त राज्य अमेरिका में माध्यमिकोत्तर शिक्षा का एक प्रमुख रूप बनने के लिए बड़ी तेजी से अपनी सेवाएं लांघ रही हैं। कई उच्च शिक्षा संस्थान अब ऑनलाइन कक्षाओं की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इसके विपरीत निजी और गैर लाभकारी स्कूलों में से केवल आधे स्कूल ही ये सुविधा प्रदान करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।